हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु परिषद दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के संपूर्ण निचोड़ देख रहे हैं। यानी कि राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को देख रहे हैं और इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीईटी और पशु परिषद दोनों परीक्षाओं में बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहिएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार हैं और ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं सीटी समान पात्रता परीक्षा 2024 और पशु परिचय परीक्षा 2024 वायरल पेपर सीटी का जो सितंबर में पेपर होने वाला है उसमें आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथम्बन की जो उपाधि है किसे प्रदान की गई। तो देखिए, इसका ऑप्शन है गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह, अजित सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथम्बन की जो उपाधि है यह गज सिंह को प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 सीटी और पशु परिचय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इन प्रश्नों की टेस्ट क्विज देना चाहते हैं, ठीक है, तो टेस्ट क्विज का डेमो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। डेमो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। और इनका टेस्ट क्विज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर डेमो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके आने वाले एग्जाम सीटी और पशु परिचय दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन प्रश्नों का जो टेस्ट क्विज है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे और इसके अलावा आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न के अंदर हमें समाचार पत्र और स्थापना वर्ष इन दोनों को सुमेलित करना है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है इसके, ऑप्शन 1 नवज्योति 1936, नवजीवन 1939, लोकवाणी 1943 और त्यागभूमि 1929। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है यानी कि जो असत्य है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, जो ये है त्यागभूमि 1929 यहाँ पर आएगा 1927। अब देखिए, इन सभी समाचार पत्रों का स्थापनकर्ता के नाम अगर पूछे जाए, ठीक है, तो इनके नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए, नवज्योति जो समाचार पत्र है इसके स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी और इसके जो स्थापनकर्ता हैं, ठीक है, स्थापनाकर्ता हैं राम नारायण चौधरी, ठीक है। नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में नवजीवन, इसकी जो स्थापना है 1939 ईस्वी में की गई और इसके स्थापनकर्ता हैं नारायण सिंह, ठीक है। और लोकवाणी, तो इसकी जो स्थापना है 1943 ईस्वी में की गई और इसके स्थापनकर्ता हैं देवी शंकर तिवारी। और अब देखिए, ऑप्शन 4 त्यागभूमि जो अपना सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसकी जो स्थापना है 1929 में न होकर के 1927 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से कौन कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ था, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन का सन क्या था।
तो इसका सन था 1936 ईस्वी। ठीक है, तो इनमें जो सम्मिलित थे बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में, इनके नाम हैं मगाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा। तो भिक्षालाल बोहरा जो है कोषाध्यक्ष थे, और लक्ष्मण दास स्वामी ये मंत्री थे। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन, इनमें से जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा और लक्ष्मण दास स्वामी, ये सभी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का जो क्रम के अंदर दे रखा है ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन के अंदर हो सकता है ऑप्शन अलग देखने को मिले, तो आप इन नाम को याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि प्रागैतिहासिक स्थल बागोराम का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो देखिए प्रागैतिहासिक जो स्थल है बागोरा स्थल, ये कहाँ पर है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो देखिए ये जो स्थल है भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये स्थल भीलवाड़ा में है, और इसका जो उत्खनन का जो किसके निर्देशन में किया गया, तो इसके ऑप्शन है बीबी लाल के नेतृत्व में, बी के थापर के नेतृत्व में, और बी एन मिश्रा के निर्देशन पर, और ए घोष के निर्देशन पर। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा वी एन मिश्रा के निर्देशन पर प्रागैतिहासिक स्थल बागोरा का सर्वप्रथम उत्खनन वी एन मिश्रा के निर्देशन पर किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो आने वाले एग्ज़ाम और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज कहलाता है। तो ये रिवाज क्या कहलाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जामना, ऑप्शन 2 मायरा, ऑप्शन 3 पहरावनी, ऑप्शन 4 है जुहारी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जामना। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और पूरा जीके का निचोड़ देखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इन प्रश्नों के अंदर। तो आप इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। ये प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम सीटी 2024 और सीट पशु परिचर 2024 दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्न में से तत्वाद्य हैं। तो देखिए जंतर, रवाज, बभंग, ये सभी क्या हैं? तत्वाद्य हैं। तो इस प्रश्न का क्रम के अंदर जो ऑप्शन 4 है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही कामायचाम, एकतारा, रावण हत्ता, ये सभी तत्वाद्य हैं। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन 1 संत मावजी क्या है निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, रणमल छंद के रचयिता थे। तो देखिए रणमल छंद के रचयिता कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 श्रीधर व्यास। ये क्या है? रणमल छंद के रचयिता थे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, राग कल्प द्रुम के लेखक कौन है?
तो देखिए राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं कृष्णानंद व्यास हैं। कौन है? कृष्णानंद व्यास। ठीक है, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थानी साहित्य में परिचय और परिचय व्यंजित करता है। तो देखिए परिचय और परिचय क्या व्यंजित करता है? तो इसके ऑप्शन है संतों का जीवन चरित्र, शासकों के वीरतापूर्ण कृत्यों का वृतांत, शासकों की वंशावली, यात्रा वृतांत। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य में परिचय और परिचय संतों का जीवन चरित्र को व्यंजित करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आने वाला एग्ज़ाम CET 2024 और पशु परीक्षा 2024, ठीक है, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को ज़रूर एंड तक वॉच करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 11। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो देखिए आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो ये जो चित्रकार हैं ये हैं ऑप्शन 3 साहिब राम। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये जयपुर की चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, जयपुर की चित्रकला शैली से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1937 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1928 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1938 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 1942 ईस्वी में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1928 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो देखिए अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कौन से किले में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है शेरगढ़ किला, नागौर का किला, गागरोन का किला, सिवाना का दुर्ग। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब नागौर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली, ओनियादा शैली। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा।
ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, मोंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो देखिए मोंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं कीर्ति शर्मा, मिठेश निर्मोही, विजय वर्मा, आशा पाराशर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, मोंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं ऑप्शन बी, मिठेश निर्मोही। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो प्रश्न इस प्रकार है, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो देखिए चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है वीर कला जी को, मलिनाथ जी को, फत्ता जी को, झुंझार जी को। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, चार हाथों वाला लोक देवता जो है यह कला जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमें नृत्य और जनजाति, ठीक है, नृत्य और जनजाति, जिन जातियों से संबंधित नृत्य है उसे हमें सुमेलित करना है, और जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है उस ऑप्शन को हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन वन वालर नृत्यम, तो ये गरासिया जनजाति का है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। ऑप्शन टू है गवरी, ये भील जनजाति का है। ठीक है, चरी नृत्य सांसी, तो देखिए तेरह नृत्य कांवड़ जनजाति का है, लेकिन चरी नृत्य जो है गुर्जर जनजाति का है। ठीक है, गुर्जर जनजाति का नृत्य है चरी। तो इस प्रश्न का जो सांसी जनजाति है यहाँ पर आएगा गुर्जर। और चरी नृत्य किससे संबंधित है? तो चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। ठीक है, फल्गुबाई। और चक्री नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न है अपना इस प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राम स्नेही संप्रदाय के सिंहतल शाखा के संस्थापक थे। तो देखिए राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंहतल शाखा कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर इस शाखा की बात करें तो ये शाखा बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, तो इसी के साथ में इस सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस शाखा के जो संस्थापक थे, इन संस्थापकों के नाम हैं ऑप्शन वन रामचरण जी, दरियाव जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक थे हरि रामदास जी। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम, सीटी का जो सितंबर में एग्ज़ाम है उस परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इन प्रश्नों को एंड तक वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसने 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया?
तो देखिए निम्न में से कौन है जिन्होंने 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? तो इसका प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 शंकरदान सामोर, ऑप्शन 2 सीताराम लालस, ऑप्शन 3 कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन 4 थे रामकरण आसोपा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का जो प्रकाशन करने वाले थे रामकरण आसोपा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में सीताराम लालस जो हैं इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश का प्रकाशन किया था। ठीक है, सीताराम लालस ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन रामकरण आसोपा ने किया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? तो देखिए भूमि की ऐसी कौन सी आकृति है जो दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऋषिकेश तथा भानगढ़, ऑप्शन 2 मायराजी मारायजी तथा बेराट, ऑप्शन 3 है बोराट पठार तथा रोजा बाखर, ऑप्शन 4 है भानगढ़ तथा ऋषिकेश। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा वह भू आकृति जो दक्षिण पश्चिम अरावली व उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है, यह भूमि की आकृति है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश तथा भानगढ़। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? तो देखिए वह लोक देवता जिनसे चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गोगा जी, ऑप्शन 2 तेजा जी, ऑप्शन 3 पाबू जी, ऑप्शन 4 रामदेव जी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाबू जी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसके ऑप्शन है परवन, उजार, निवाज, पार्वती। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा पार्वती नदी काली सिंध नदी की सहायक नहीं है। ये जो नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। और काली सिंध नदी की जो सहायक है, ठीक है, काली सिंध नदी की सहायक नदी है बनास नदी। ठीक है, बनास नदी इसकी सहायक नदी है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यानी कि औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? तो देखिए 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो कि औसत वार्षिक वर्षा रेखा है, यह जैसलमेर तथा गंगानगर इन दोनों जिलों से गुजरती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ज़रूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है ये कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? तो देखिए इन जिलों का जो क्रम है इसमें से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में वह जिलों का युग्म जो साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है। तो प्रथम जो है कोटा जिला है, जिसमें देखिए ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान रखता है कोटा, और कोटा का जो साक्षरता दर है यह है 76.6%। ठीक है, ये कोटा का साक्षरता दर है। और इसी के साथ में जालोर का जो साक्षरता दर है यह है 54.9%। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 3 है, ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दर्शाए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो मिलान दे रखे हैं, हमें यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत और क्षेत्र को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तापीय ऊर्जा संयंत्र, या जो स्रोत है ये कहाँ पर है? तो देखिए इसका जो ये स्रोत है, इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो इसके मिलान कुछ इस प्रकार होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों के जो ये जो स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत, इनका मिलान इस तरह से होगा। तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये सूरतगढ़ यानी कि गंगानगर में है, और सौर ऊर्जा ये बडला फलौदी में है, और प्राकृतिक गैस बायतू यानी कि बालोतरा, और पवन ऊर्जा अमरसागर। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम CET 2024 के लिए, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? तो देखिए राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? तो इसके ऑप्शन है 1 दिसंबर 2019, 4 अक्टूबर 2020, 18 दिसंबर 2019 और 1 सितंबर 2022। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जो है यह 18 दिसंबर 2019 को लागू की थी। कब की थी? 18 दिसंबर 2019 को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट कौंसिल का गठन किया गया है? तो देखिए राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट कौंसिल का गठन किया गया है? तो इसके नाम है ऑप्शन 1 राजस्थान काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, ऑप्शन 2 है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ऑप्शन 3 है राजस्थान इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स काउंसिल, ऑप्शन 4 है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स।
तो देखिए अब इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, ये जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसका जो गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री, ठीक है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है जोधपुर से, बालाथल से, विराटनगर बेराट से, बानगढ़ से। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं विराटनगर बेराट से, ठीक है। और दर जो चित्र प्राप्त हुए हैं ये अपने भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? तो मंडोर वंश का जो ऐसा कौन सा प्रतिहार, मंडोर का ऐसा कौन सा शासक था प्रतिहार वंश का जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रजील, भोगभट, नरभट, नागभट प्रथम। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मंडोर का वह शासक, प्रतिहार शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह प्रतिहार शासक है नागभट प्रथम, ठीक है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम 2024 में जो एग्ज़ाम है आपका सीईटी का सितंबर महीने में, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको सीईटी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और पशु परीक्षा एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके का कुछ निचोड़ इस क्लास के अंदर देखा है, जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। उदयपुर क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों का रिवीजन बार बार करते रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।